नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीत जायसवाल और आप सभी का स्वागत मैं रेलवे अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत मैं करता हूं। और आप सभी को जैसे पता चल चुका होगा कि आप लोगों का लेवल 5 का रिजल्ट आ चुका है और इलाहाबाद बोर्ड हो या फिर किसी भी बोर्ड के बहुत सारे बोर्डों का लेवल 5 का रिजल्ट आ चुका है। अब इस लेवल 5 का रिजल्ट आ जाने के बाद अब सभी स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे डाउट्स होंगे कि उनका डीवी कैसे होगा, मेडिकल कैसे होगा, और बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट्स हैं। इन सारे सभी डाउट्स का मैं इस वीडियो में इस वीडियो में सभी डाउट्स का आपको मैं जवाब दूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और रही बात आपका जो भी डाउट है, सारे डाउट का जवाब सिर्फ इसी एकमात्र वीडियो में आपको मिल जाएगा और आपको फालतू के इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, फालतू के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने खुद अपना इलाहाबाद बोर्ड में अपना खुद का डीवी और मेडिकल कराया है और साथ में मेरे साथ कई लोग थे, उनका भी मैंने देखा है, साथ में देखा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं, आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो डीवी और मेडिकल कराने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो इलाहाबाद बोर्ड का, जैसे ही मैं आज से कुछ दिन पहले शनिवार को मैं गया था, बोर्ड ऑफिस गया था, तो वहाँ पर मेरी चेयरमैन जी से बात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि आज बेटा शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन उस दिन कुछ अपलोड नहीं हो पाया। तो इस बात का मुझे खेद है कि मैंने ग्रुप में इन्फॉर्मेशन दे दी कि शाम तक आ जाएगा, तो सभी लोगों को उम्मीद थी कि आ जाएगा, बट नहीं आया। और रही बात, फिर संडे को ऑफिस बंद था। फिर सोमवार को क्या हुआ कि सोमवार को मेडिकल डीवी था, जो लेवल 6 के बचे हुए सेकंड लिस्ट में जिनका नाम आया था 47 कैंडिडेट का, उनका लिस्ट में नाम था, तो उनका डीवी था, इसीलिए मंडे को भी नहीं अपलोड हो पाया। तो अब ट्यूसडे को आप लोगों का क्या हो गया, आप लोगों का रिजल्ट अपलोड कर दिया गया वेबसाइट पे। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट है कि 2600 तकरीबन वैकेंसी थी और उसमें सिर्फ 2100 बच्चों का ही कैंडिडेट का नाम लिस्ट में दिया गया है और बाकी 600 लोगों का नाम 500-600 लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, जबकि उनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हैं। तो इसका रीज़न ये है कि अभी सिर्फ 2100 लोगों का दिया गया है और बाकी 600 लोगों का बहुत जल्द दे दिया जाएगा। उसके अंदर उसका रीज़न ये है कि कुछ लोगों का, जैसे अभी लेवल 6 की कुछ वैकेंसी फिल नहीं हुई हैं, तो लेवल 6 की जो वैकेंसी फिल नहीं हुई हैं, जब वो फिल हो जाएंगी और अगर जैसे उसमें भी कुछ कैंडिडेट की कमी पड़ती है, तो वही जो 600 बच्चे नहीं हैं, उन्हीं में से कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट को, कैंडिडेट को छांट के उसमें लेवल 6 में डाला जाएगा और उसके बाद लेवल 5 का रिजल्ट दिया जाएगा। और जहाँ तक है उन लेवल 6 का मेडिकल और डीवी अब तक हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जो सेकंड लिस्ट आई थी, और बहुत जल्दी इसका इसी वीक तक बाकी जो 600 कैंडिडेट हैं उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं कि सबसे पहली बात आपको क्या करना है। जब भी आप देखिए, आप लोगों की लिस्ट तो आ ही चुकी है, लिस्ट में आप लोगों का नाम है, जो 2100 कैंडिडेट उनका नाम है, और कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई है, लेकिन हाँ इतना ही, मिनिमम 5 नंबर, 4 नंबर से 5 नंबर तक मिनिमम बढ़े हुए हैं। अब बाकी लोगों को जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मेडिकल और डीवी में फेल होंगे और एब्सेंट भी होंगे, क्योंकि सीजीएल का भी रिजल्ट आ चुका है। तो सीजीएल का रिजल्ट आ चुका है, इस कारण से बहुत सारे कैंडिडेट अब इसमें तो आएंगे नहीं, डीवी और मेडिकल में नहीं आएंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका मेडिकल में फेल भी हो जाएंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों का सेकेंड या थर्ड लिस्ट में आप लोगों का नाम आ सकता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। 2600 वैकेंसी कम नहीं होती, सबसे ज़्यादा इलाहाबाद बोर्ड में है लेवल 5 में। अब हम बात करते हैं कि आपको लेवल 5 के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सभी अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लेना है, जैसे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का सभी के मार्कशीट और डिग्री होनी चाहिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट है कि हमारे पास तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है, तो हम क्या करें। तो अगर आपके पास प्रोविजनल है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहाँ पे वैलिड है, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अपने यूनिवर्सिटी से तुरंत मिल जाता है और प्रोविजनल आप लेके जाइए, वहाँ पर आपको एक्सेप्टेबल है। और सभी चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए, कोई भी चीज़ आपके पास डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट है कि हमारे जो माता पिता या मेरे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए आप सिंपल सा रास्ता है कि एक एफिडेविट बनवाइए 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में, कोर्ट से अपने जाके कचहरी जो भी है, कचहरी से आप 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में एक एफिडेविट बनवा लीजिए बस, और कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उससे काम आपका हो जाएगा। और रही बात, अब बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट है कि हमने जो EWS हमने फिल किया था, तो आपको EWS का जो वित्तीय वर्ष है, कोई भी वित्तीय वर्ष का आप लाके जमा कर सकते हैं, चाहे 19-20 हो या 20-21 हो या 21-22 हो, किसी भी वित्तीय वर्ष का आपके पास
EWS सर्टिफिकेट है उसको आप सबमिट कर सकते हैं अगर आपने EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है। अब बात करते हैं OBC सर्टिफिकेट के बारे में। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट है कि हमारे पास तो OBC सर्टिफिकेट है लेकिन वो ऑनलाइन वाला है, क्या ऑनलाइन वाला वैलिड है? जी बिल्कुल वैलिड है, ऑनलाइन वाला है वैलिड है, और उसके लिए उसको आप ला के यहाँ पर जमा कर दीजिए और उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन वाला एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। अब बात करते हैं क्या ऑनलाइन जिसके पास ऑफलाइन है क्या उसको रेलवे फॉर्मेट में बनवाना ज़रूरी है? जी नहीं, बिल्कुल। अगर आपके पास ऑफलाइन वाला है या ऑनलाइन वाला है, अगर आपकी इच्छा हो तो रेलवे के फॉर्मेट में बनवा लीजिए, लेकिन जो भी आपके पास है वो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले रहे हैं बस। लेकिन ये है कि 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन तब भी आपके पास नहीं बन पा रहा है, तो भाई जैसे आप गए बनवाने लेकिन आपका DV डेट आ गई, आपके पास आपका बन नहीं पाया, लेकिन आपके पास पुराना वाला है तो उसको भी लेकर आइए। आपको समय देंगे, पुराना वाला उस दिन एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आपको समय देंगे कि आपको 10-15 दिन के अंदर आपको नया वाला बनवा के जमा करना है। अब बात करते हैं बहुत सारे लोगों ने 250 रुपये फॉर्म सबमिट किया था, यानी उन्होंने छूट ली थी EBC का, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का। तो उनको क्या करना है, जैसे अगर उन्होंने 500 रुपये फ़ीस करी है और 500 रुपये फ़ीस सबमिट करी है फॉर्म भरते समय NTPC का, लेकिन 500 रुपये फ़ीस सबमिट करी है, लेकिन EBC का उन्होंने फॉर्म में क्लिक कर दिया है, तो उनको कोई परेशानी की ज़रूरत, उनको कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट उनको नहीं देना है। लेकिन जिन्होंने क्या कहते EBC सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है और उन्होंने EBC सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर दिया, वहाँ पे क्लिक कर दिया था और 250 रुपये फीस एग्जाम्पशन लिया था, तो उनके लिए भी एक सीधा सा सिंपल सा उपाय है कि अगर वो EBC सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं 50,000 से कम वाले का, अगर उनके पास है या फिर वो बनवा लिए हैं, तो उनको कोई दिक्कत की बात नहीं, वो उसको ला के जमा कर दीजिए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो या रेलवे के फॉर्मेट में हो। अगर आप नहीं बन पा रहा है क्योंकि अब आपकी इनकम, आपकी फैमिली की इनकम ज़्यादा हो चुकी है, आप नहीं बन पा रहे हैं उस समय, या फिर गलती से आपने टिक कर दिया था या साइबर कैफ़े वालों ने टिक कर दिया, तो उसका भी एक सिंपल सा वो सोल्यूशन है कि आप यहाँ पे आइए, बोर्ड ऑफिस में आइए। जब भी आपकी DV है तो उस समय वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को आप यहाँ बता दीजिएगा कि हमारे पास सर EBC का सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा और आप फॉर्म फिल करके वहाँ बोर्ड ऑफिस में ही जमा कर दीजिएगा। उसके बाद एक और फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को फिल करके आपको 250 रुपये किसी भी रेलवे स्टेशन के में जाके आपको वहाँ पे जमा कर देना है और वहाँ से जो रसीद मिलेगी उसको बोर्ड ऑफिस में, रेलवे बोर्ड ऑफिस में जमा कर देना है, बस सिंपल सा। और इसके सिवाय आपको कोई काम की झंझटों में नहीं फंसना है। और रही बात, बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट है कि जैसे अगर हमारा क्या कहते हैं हमारा A2 मेडिकल नहीं है सिर्फ, और लेकिन हमने सिर्फ गुड्स गार्ड की कट ऑफ क्लियर करी है, तो अब मेरा साथ क्या होगा, क्या मुझे बाकी पोस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अब इसके लिए तो देखिए रेलवे डिसाइड करेगा कि आपके साथ क्या करना है। अगर आपका A2 स्टैंडर्ड नहीं है और सिर्फ आपने गुड्स गार्ड के लिए गुड्स गार्ड के लिए आप क्वालिफाइड हैं, बाकी के लिए आपके पास उतने नंबर नहीं है, तो आप ये रेलवे ही निश्चित कर सकता है। फिलहाल आप निराश मत होइए, आपके साथ अच्छा ही होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक कर लिए जाएंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट जो भी होंगे आपके, सारे डॉक्यूमेंट आपके 2-2 ऑफिसर चेक करते हैं और सभी का एक सेट, वैसे 2 सेट बोलते हैं लेके आना, लेकिन सभी का एक सेट आपका सेल्फ अटेस्टेशन और उसके नीचे सिग्नेचर होनी चाहिए, उसके साथ सेल्फ अटेस्टेशन करके सिग्नेचर करके सारे डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। और बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी डाउट था कि मेरे पास जैसे इसमें लिखा रहता है ना कि आपको जो CBT 1 CBT 2 आपने एग्ज़ाम दिया है उसकी आपको जो एडमिट कार्ड होता है उसका हाफ वाला तो जमा ही हो जाता है उस दिन, और सेकेंड हाफ वाला लेके आना रहता है जब भी आपका DV या मेडिकल DV होता है। तो अब आपके पास है नहीं, खो गया है, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस आपको इतना याद होना चाहिए कि आपको किस दिन और किस शिफ्ट में था, तो उसका सिंपल सा ये रीज़न होता है कि जो हैंड राइटिंग मैच नहीं कराई जाती है, तो हैंड राइटिंग के लिए ही उसका यूज़ होता है। वो सिर्फ ये मैच करते हैं कि उस दिन और उस शिफ्ट में क्या चीज़ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख के आया था जिसको आपने फॉर्म में फिल किया था, जिससे वही चीज़ आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा, वही डेट का, और सेम चीज़ आपको लिखना रहेगा जिससे कि आपके हैंड राइटिंग को भी मैच करते हैं, और कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। बस आपको इतना याद होना चाहिए किस दिन और किस शिफ्ट में है। अगर वो भी नहीं याद है तब भी उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, वो भी यहाँ पे मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि
डीवी चलिए आपका हो जाएगा, डीवी में कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी तब अभी भी आपको कोई भी बात के लिए डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब बात करते हैं, डीवी जैसे हो गया, उसके बाद आपने 24 रुपये का फॉर्म लिया और 24 रुपये जमा करा, आपको मेडिकल के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक एडमिट कार्ड टाइप का मिल जाता है, और उसी को सिर्फ लेके जाना रहता है मेडिकल हॉस्पिटल में, और उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका मेडिकल कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे आपका मेडिकल अगले दिन नेक्स्ट डे कहाँ पे होगा। और कहीं कहीं पे देखिए मेडिकल के लिए आपको 2 दिन भी रुकना पड़ सकता है, 3 दिन भी, और कहीं कहीं पे आपका एक ही दिन में शाम तक फ्री कर देते हैं। तो मेडिकल के लिए सबसे पहले आपको रेडी होके आना है। जब भी आप डीवी के लिए आइए, मेडिकल के लिए आप प्रिपेयर होके आइए, और मेडिकल के लिए जब भी आइए तो आप बहुत इत्मीनान से आइए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेडिकल बहुत आसानी से हो जाता है क्लियर सबका। मेडिकल में बहुत ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं की जा रही हैं, और जो भी चीज़ें चेक की जा रही हैं बहुत वैलिड चीज़ें चेक की जा रही हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है आपका आँख की अच्छे से जांच हो रही है। इलाहाबाद बोर्ड में 6 हॉस्पिटल में मेडिकल हो रहा है। आपको 6 हॉस्पिटल का नाम मैं बता देता हूँ। पहली बात तो पहला इलाहाबाद, दूसरा कानपुर, तीसरा लखनऊ, झांसी, मुरादाबाद, आगरा, ये 6 हॉस्पिटल हैं। इन 6 हॉस्पिटल में आपको मेडिकल हो रहा है, और सभी हॉस्पिटल में सभी स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव हैं, और आपका मेडिकल बहुत ही अच्छे तरीके से हो जा रहा है। और बहुत ज़्यादा चीज़ों की जांच नहीं की जा रही है कि बहुत सारे कैंडिडेट बड़ा परेशान है कि मेरा बीपी बहुत हाई जा रहा है, या मेरा बीपी हाई जा रहा है, पल्स चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाइड्रोसिल चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे सीने में छेद है मैं क्या करूं, और भी बहुत सा दांत चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कान चेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और भाई मैं सिगरेट पीता हूं तो क्या मुझे बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारे डाउट आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, सभी डाउट का मैं एक एक करके उत्तर दूंगा। तो सबसे पहली बात, जैसे ही आप अगले दिन नेक्स्ट डे आप मेडिकल हॉस्पिटल में प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले बहुत सारे फॉर्म दिए जाएंगे। उस फॉर्म को फिल करिएगा, और उसके ऊपर डॉक्टर का नाम बताया जाएगा कि कौन सा डॉक्टर आपका मेडिकल करेगा। और फिर सभी हॉस्पिटल का अलग अलग रूल है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि जो 30 साल से ऊपर वाले हैं, 30 साल से ज़्यादा जिनकी एज है, सिर्फ उन्हीं का शुगर चेक होता है। बाकी किसी भी हॉस्पिटल में आपका 30 साल से नीचे वालों का शुगर चेक नहीं होता है। लेकिन कुछ हॉस्पिटल में ऐसा देखा गया है कि वहाँ भी चेक कर लिया है, लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। शुगर की जाँच सिर्फ 30 साल से ऊपर वालों को ही होती है। अब बात करते हैं और क्या चेक होता है। सबसे पहली बात देखिए, शुगर का टेस्ट होता है, जो 30 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, वो हो गया एक चेक। दूसरा होता है आपका आँख का चेक। आँख का चेक कैसे करते हैं? सबसे पहली बात, आपका जो आँख का चेक है, चेकअप जो डॉक्टर करता है बहुत अच्छे तरीके से करता है, बहुत बारीकी तरीके से। अगर आपको हल्का सा भी उनको डाउट होता है, तुरंत आपको दोबारा चेक कराते हैं, तिबारा चेक कराते हैं, कई बार चेक करते हैं, और जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक आपका वो चेक करते रहते हैं। आँख को कैसे चेक करते हैं? सबसे पहली बात, आपको एक डार्क रूम में ले जाया जाएगा। वहाँ पे एक लाइट जहाँ पे सी टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है, उस सी को घुमा के आपसे पूछा जाता है कि ये सी किस साइड है, ऊपर है कि नीचे, इसका मुंह ऊपर खुला है कि नीचे खुला है, कि दाएं खुला है कि बाएं खुला है। और सी जो होता है वो 20 फीट की दूरी पे होता है। आपसे सी, पहली बात तो सबसे पहले 6/9 चेक करते हैं। अगर 6/9 आपका बिना चश्मा के आ जाता है तो ठीक है, नहीं उसके बाद 6/12, 6/18 चेक करते हैं। फिर उसके बाद अगर आपका तब भी नहीं स्टैंडर्ड आ रहा है, तब भी आप सही से नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको 6/9 आपको चेक करना रहता है चश्मा पहन के। तो फिर आप चश्मा पहन के चेक कर लेंगे तो ठीक है। उसके बाद ये आँख का चेक हो गया। फिर उसके बाद दूसरा आँख का चेक होता है। आँख का चेकअप होता है, एक लेज़र लाइट दिखाई जाती है। उस लेज़र लाइट में कई कलर होते हैं, तो उस लेज़र लाइट में जो कलर होते हैं, जैसे वो जो कलर होते हैं वो कई कलर के होते हैं, जैसे ग्रीन, येलो, रेड, वाइट, और उन कलर को आपको पहचानना रहता है। बेसिकली सभी लोग पहचान लेते हैं। देखिए, ये पहचान लिया, और जो नहीं पहचान पाता है तो उनको फिर से और चेक किया जाता है। ये 2 चेक हो गए आँख का। और तीसरा आँख का चेक होता है, आपको एक कलर विज़न की बुक पढ़ाई जाती है। उस बुक को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता, उस बुक को पढ़ाते हैं और उसमें बहुत सारे नंबर रहते हैं, डिज़ाइन रहती है, उस डिज़ाइन को पहचानना रहता है। 3 टेस्ट आँख के होते हैं। फिर उसके बाद आपका एक्सरे होगा, सीने का एक्सरे होता है। सीने का एक्सरे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरी शर्ट और बनियान सब कुछ उतार देना रहता है, और मशीन के सामने आपको खड़े हो जाना रहता है, और सीने का आपका एक्सरे हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि आपके दिल में फेफड़े में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। बहुत सारा, एक कैंडिडेट का दिल में छेद भी निकला था, तो उसके लिए भी डॉक्टर ने सोल्यूशन बताया था कि आप जाइए, इसका ऑपरेशन करा के ठीक कराइए। अगर ठीक हो जाता है तो हम आपको ले लेंगे। लेवल 6 की बात मैं कर रहा हूँ। अब ये चेकअप हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सभी का
हाइड्रोसील का चेक होता है। तो हाइड्रोसील का चेकअप कैसे होता है, सभी को कह दिया जाता है कि आप सभी लोग नंबर 1 बाई 1 आइए, और डॉक्टर क्या कहता है, कुछ नहीं, बस डॉक्टर दूर से देख के ही बता देता है कि आपका सही है कि नहीं सही है। तो ये भी बहुत नॉर्मल चेक होता है। ऐसा नहीं कि आपको उठक बैठक कराते हैं, आपको चलवाते हैं या फिर आपको कसरत करवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस नॉर्मली देख के दूर से ही डॉक्टर बता देते हैं कि हाँ आपका ठीक है कि नहीं ठीक है। कुछ हॉस्पिटल में तो हाइड्रोसील का चेकअप भी नहीं हो रहा था, जहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर थी वहाँ पे हाइड्रोसील का चेकअप भी नहीं हुआ है। और बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि क्या भाई पाइल्स का भी चेक होता है? नहीं, पाइल्स का चेकअप किसी भी इलाहाबाद जोन के किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में पाइल्स का चेकअप नहीं हुआ है, जैसा कि मुझे पता चला है। मेरे और भी फ्रेंड थे उन जिन्होंने कराया है बाकी हॉस्पिटल में, उन्होंने बताया कि पाइल्स का चेकअप कहीं भी नहीं हो रहा है, सिर्फ हाइड्रोसील का चेकअप हुआ है और कुछ जगह पे हाइड्रोसील का भी चेकअप नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या कान का भी चेकअप हो रहा है? नहीं, कान का कोई चेकअप इलाहाबाद बोर्ड में कोई भी कान का चेकअप नहीं हो रहा है, और ना दांत का चेकअप हो रहा है, ना कान का चेकअप हो रहा है, और ना ही पाइल्स का चेकअप हो रहा है। और कुछ कैंडिडेट ये कह रहे थे कि भाई मेरा हाथ पैर टूट गया था बचपन में, अब थोड़ा दिक्कत है, क्या फिजिकल चेकअप भी हो रहा है? जी नहीं, बिल्कुल। अगर आपका हाथ पैर टूट गया है तो उसका भी कोई इशू की बात नहीं है। बस वो ये सब चेक नहीं करते, सिर्फ वो आँख का चेक कर रहे हैं, आँख का चेक कर रहे हैं, हाइड्रोसील चेक कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं सीने का, और ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट था कि भाई मेरा 120 ब्लड प्रेशर 80/120 नहीं आ रहा है, तो क्या करूँ? तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आपका 10-20 ज़्यादा भी आता है तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे जब भी आप नॉर्मल कभी भी नहीं आता है, किसी का भी 120 जल्दी नहीं आता है, सबका 130, 32, 35, 40 तक ही आता है। 10-20 अगर आपका ज़्यादा भी आता है तो उसकी डरने की बात नहीं है। अगर आपका 140 के आसपास तक आ रहा है तो वहाँ पे हॉस्पिटल में एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आपका 160, 70, 180 आ रहा है तो बार बार आपका कई बार चेकअप होगा, और उसका भी सोल्यूशन ये है कि बहुत सारी जैसे दवाइयाँ आती हैं, दवाइयाँ खाइए, अगर वो ठीक हो जाता है कुछ दिन बाद फिर आप आके चेकअप कराइए, अगर वो नॉर्मल होता है तो आपको वहाँ पे मेडिकल में फिट कर दिया जाएगा। और किसी भी चीज़ का चेकअप नहीं होता है तो बस। और आपको कैसे पता चले, जैसे सारी चीज़ों का आपका चेकअप हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने मेडिकल पास कर लिया है कि फ़ेल किया है? तो इसका देखिए एक बहुत ट्रिकी सा आंसर है। जैसे अगर आपने मेडिकल पास कर लिया है तो वो कहेंगे कि आप जाइए घर, वो ये नहीं बोलेंगे कि रुकिए, आपको रोकने के लिए नहीं बोलेंगे, कहीं आप जाइए घर, सिंपल से बोल देंगे जाइए घर। अगर आपको बोल दिया कि जाइए घर तो इसका मतलब कि आपका मेडिकल फिट है। लेकिन अगर वो बोल देते हैं कि नहीं आपको रुकना है, 1 दिन और रुकना है, 2 दिन और रुकना है, बाकी सबको भेज दिया, तो जाहिर सी बात है आपको वो दोबारा चेक करेंगे। दोबारा चेक करते हैं, दोबारा में भी उनको दिक्कत समझ में आती है तो वो आपको 3 डॉक्टर के पैनल बैठेगा, 3 डॉक्टर का पैनल आपका चेक करेगा, तो फिर उन्हीं कैंडिडेट और फिर 3 डॉक्टर का पैनल आपको बता देगा कि भाई आप फेल हो कि पास हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक डॉक्टर चेक करता है, वो कह देता है कि आप जाइए घर, तो आप समझ लीजिए कि आप मेडिकल पास हैं और आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। तो इसी वीडियो के साथ इस वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर अभी पे किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कहेगा और मैं उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। मुझे लगता है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। और प्लीज़ मेरे रेलवे अड्डा यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सपोर्ट करिए और उसके सब्सक्राइबर को बढ़ा दीजिए, और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए जहाँ भी रेलवे के कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकें, जिससे कि हर रेलवे का कैंडिडेट इस वीडियो को देख सके। क्योंकि बहुत सा अब देखिए रेलवे ग्रुप डी की भी वैकेंसी आ चुकी है, उसका भी डीवी और मेडिकल होने वाला है, तो उनको भी ये वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। तो धन्यवाद।